Assalamualaikum everyone, welcome to learning program. Today lecture is about persistent question in psychology. Firstly, I discuss what is the persistent question in psychology. Psychology में इतने questions and persistence क्या होता है, इस सब चीज़ों को आपको क्लियर करती हूँ. उसके बाद इसमें जो जो से आपके आ जाते हैं persistent question. फर्स्ट है what is the nature of human nature. Second one, how are the mind and the body related. Third one, how are humans relate to non-human animals. And fourth, what is the origin of human knowledge. Human knowledge का origin कहाँ है, कहाँ से start हुआ. And last one, the problem of self. All these questions are covered in this lecture. So students, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, बिकॉज न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी रिसीव्ड होगा और आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और ये आप अपना लेक्चर इजीली अटेंड कर लेंगे. फर्स्टली, परसिस्टेंट क्या होता है. स्टूडेंट्स, मुस्तकिल एक के बाद एक न्यू क्वेश्चंस की जब कतार आ गई साइकोलॉजी में, तो हम यहाँ पे कुछ जो है सवाल उठे कि साइकोलॉजी की जब ब्रांच न्यू आई तो इसमें कौन कौन से, क्या ह्यूमन नेचर है, क्या नेचर है ह्यूमन नेचर की, या हमारा माइंड या बॉडी कैसे रिलेट करते हैं, इन सब बातों की एक लगातार लाइन बनती चली गई. तो इन्हें कहते हैं परसिस्टेंट क्वेश्चन. अच्छा, इसकी रीजन क्या है परसिस्टेंट क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस आए क्यों साइकोलॉजी में. आखिर बायोलॉजी भी एक ब्रांच है, उसमें क्या क्वेश्चन आए थे परसिस्टेंट. नहीं, साइकोलॉजी में परसिस्टेंट क्वेश्चन आने की वजह भी यही थी कि साइकोलॉजी जब ब्रांच बनाई गई साइंस की, बिकॉज ये पहले फिलॉसफी की एक ब्रांच थी, फिलॉसफिकल इसमें आइडियाज थे. अगर आप अपने बड़ों से सुनते हैं तो उनमें कहते थे अगर आप बुरा काम करोगे तो बुरा इंजाम होगा, आप पागल हो जाओगे. यूं का कॉन्सेप्ट था आज से बहुत पहले, जब ये साइकोलॉजी की ब्रांच को साइंस की ब्रांच की अहमियत नहीं दी गई थी. तो जैसे ही साइकोलॉजी को साइंस में डिटरमाइन करना स्टार्ट किया कि इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रांच ऑफ द साइंस, तो एक लगातार क्वेश्चंस की हमारे पास लाइन आ गई. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे उसमें आया, व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन नेचर. सो स्टूडेंट्स, वन बाय वन मैं आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर बताती हूँ. स्पेशली ये क्वेश्चन ही जो है वो क्वेश्चंस पे ही है कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पास परसिस्टेंट आते रहे साइकोलॉजी में जब साइकोलॉजी को साइंस का जो है दर्जा दिया गया. जी, परसिस्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन नेचर. ह्यूमन नेचर की नेचर क्या है. देखिए, पहला क्वेश्चन जो साइंस ने हमें दिया कि अगर आप साइंस की ब्रांच हो आ गई है, आपकी साइकोलॉजी को मान लिया है साइंस की ब्रांच है, तो ह्यूमन नेचर क्या नेचर है. ठीक है, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं, ह्यूमन नेचर के पास मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट फीलिंग्स हैं, बिहेवियर है, एटीट्यूड्स हैं, एप्टीट्यूड है, इंटेलिजेंस है. डिफरेंट पीपल के डिफरेंट लेवल के एक्सपीरियंसेस होते हैं इन एवरीडे लाइफ में. अब एक पर्सन है, उसने डिफिकल्ट लाइफ पीरियड्स जो उनसे है पास आउट किया है, तो उसके पास एक्सपीरियंस डिफरेंट होंगे. एक ने बहुत ही स्टेबल लाइफ जो सी है पास आउट किया है, तो उसके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे. तो हर पर्सन की जो सी है लाइफ एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं. तो वो जो लोगों से वो जो करैक्टर से शेयर करते हैं वो उनकी नेचर होती है. कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी बहुत ईजी है, कुछ लोग कहते हैं जिंदगी बहुत टफ है, कुछ लोग ह्यूमन बीइंग्स जो से हैं वो बिलीव करते हैं जिंदगी बहुत गुड है, और कुछ लोग कहते हैं लाइफ इज वेरी वेरी बैड. तो ये हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के जो है कैपेबिलिटीज के लिहाज से हमारे पास आंसर्स आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डिफरेंट, हम अपने मेन उन पर्सन्स पे बात कर लेते हैं, फिलोसफर्स पे जिन्होंने हमारी साइकोलॉजी में काम किया. मैस्लो कहता है कि जो जिंदगी है वो ना तो गुड है ना ही बैड है, बल्कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है, जैसी गुजर रही है आपको वैसी पास आउट करनी ही होगी. ठीक है, अकॉर्डिंग ये मैं आपको आंसर्स इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज ये आंसर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है. क्वेश्चंस आए थे, आपने बताना है ये क्वेश्चंस इस तरह के आए थे और इसमें ये मटेरियल है. अच्छा जी, इस क्वेश्चन के बारे में हमारे पास सेकंड, अगर बिहेवियरिज्म वालों की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास जोहन वी वॉस्टन आता है, स्किनर आते हैं, वो बिहेवियरिज्म पे अपना बिलीफ रखते हैं. वो कहते हैं कि जो हमारी जो सी लाइफ है वो गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है, डिपेंड करती है कि वो पर्सन उस लाइफ को कैसे पास आउट कर रहा है. गुड आंसर, ये भी बहुत अच्छा उसका आंसर था. थर्ड वन हमारे पास आते हैं ह्यूमनिस्टिक वाले, जो कि मुझे बहुत पसंद है, कि वो कहते हैं ह्यूमन आर द फ्री विल. ह्यूमंस के पास एक अपनी जिंदगी गुजारने का जो है पूरा
हक है वो जैसे अपनी जिंदगी आजादी से गुजार सकते हैं। ये फ्री विल पे इन्होंने आंसर किया। ये 3 फिलोसफर्स का मैंने आपको अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ह्यूमन नेचर डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ आर द माइंड एंड द बॉडी रिलेटेड। वो कहते हैं कि क्या हमारी माइंड और बॉडी रिलेट करती है, क्योंकि साइकोलॉजी जब साइंस बनी, साइंस का एक पार्ट बनी, तो ये जो सिर्फ माइंड पे ही काम करते थे। जैसे मैंने आपको डेफिनेशंस बताई, फर्स्ट डेफिनेशन आई, सेकंड डेफिनेशन आई और थर्ड आई हमारे पास। तो वहां पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या बॉडी भी रिलेट करती है माइंड के साथ? तो बिल्कुल करती है। हमारा आंसर तो यही है, क्योंकि हमने साइकोलॉजी की हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। अगर हम हिस्ट्री को ना पढ़ते, तो हम अगर स्टार्टिंग में ही ये लेक्चर अटेंड करते, तो उसमें हमें यही लगता कि क्वेश्चन हमारे माइंड में रहता, क्या वाकई ही माइंड बॉडी से रिलेट करती है? बिल्कुल करती है। अगर आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी बॉडी में भी वो प्रॉब्लम्स शो ऑन होता है। ठीक है, आपकी वो कह रहे हैं एक्सटेंड टू विच द माइंड एंड बॉडी आर द सेपरेट या सेम थिंग। क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जो हमारी माइंड और बॉडी है, ये सेपरेट पार्ट है या सेपरेट सेम थिंग है? अगर प्रॉब्लम एक पार्ट में है, तो दूसरे में भी उसकी प्रॉब्लम आएगी, या अलग अलग है? अगर माइंड में कोई आपका स्ट्रेस है, तो आपकी बॉडी में कुछ नहीं होगा। तो माइंड इज अबाउट द मेंटल प्रोसेस। अगर हम माइंड की बात करते हैं, तो माइंड में हमारे मेंटल प्रोसेस आते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस होती है, हमारी थॉट होती हैं। माइंड बॉडी कनेक्शन के अगर हम ट्रीट करें, तो तमाम पीपल्स, जितने भी पर्सन हैं, वो एड्रेस करते हैं। अगर कोई भी पर्सन स्ट्रेस को एड्रेस कर रहा है, उसको स्ट्रेस फेस करना पड़ रहा है, तो पार्टिकुलरली वो इलनेस भी उसके अंदर लाजमी आएगी। आप सिंपल सी एग्जांपल ले ले, आपको बुखार होता है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो डज नॉट इफेक्ट योर माइंड, आपके माइंड पे इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपको स्ट्रेस होता है, तो वो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी पे इफेक्ट करता है, आप काम नहीं कर सकते। या कुछ लोग होते हैं, वो स्ट्रेस में बहुत ज्यादा काम स्टार्ट कर देते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल रूटीन। जब भी कोई चीज होगी, तो वो आपको डिस्टर्ब करेगी, वो आपकी फिर बॉडी फिजिकल पार्ट है या आपकी मेंटली थॉट्स वगैरह हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आया था। इसमें मजीद चीजें आ गई थी हमारे पास, मटेरियलिज्म, आइडियलिज्म एंड ड्यूअलिज्म। मटेरियलिज्म वाले जो से हैं, वो सिर्फ रियलिटी पे बेस करते हैं। वो कहते हैं मेंटल इवेंट जो से हैं अल्टीमेटली एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर हम इन लॉ पे को एक्सप्लेन करें, तो वो इवेंट्स जो हमारे मेंटल से मटेरियल से मिलके बने हैं और रियलिटी पे बेस करते हैं, दैट इज द मटेरियलिज्म। आइडियलिज्म वाले कहते हैं हर चीज एक आइडिया से बनती है, हर चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जब वो हमारे कॉन्शियसनेस में होती है। मतलब हम कोई भी चीज हमारी लाइफ है, तो हम उसे आइडिया देते हैं कि इस लाइफ को हम इस तरफ मूव कर सकते हैं, और आप उस तरह उस लाइफ को मूव करके अपनी जिंदगी को गुड बना सकते हैं। ड्यूअलिज्म में दोनों चीजें आ जाती हैं, फिजिकली भी आ जाती हैं और मेंटली टर्म्स भी आ जाती हैं। जब ये दोनों चीजें को एग्जिस्ट होती हैं, दैट इज द ड्यूअलिज्म। ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट आई थिंक सो मैंने पहले भी कवर करवाया है। ड्यूअलिज्म में आपकी माइंड एंड बॉडी दोनों इंक्लूड होती हैं, कि अगर आपकी माइंड में प्रॉब्लम है, तो आपकी बॉडी में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। नेक्स्ट आती है छोटी छोटी इसमें टर्म्स हैं आपके पास। जो सेकंड क्वेश्चन है कि माइंड और बॉडी कैसे रिलेट करती हैं, इसमें जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ओकेशनलिज्म का है। इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि एक मुस्लिम के बिलीव होता है कि एवरीथिंग इज मेड बाय गॉड। जब खुदा एक चीज को कि हमारी जितनी भी ये चीजें हैं, लाइक द साइंस से रिलेटेड या हमारी बॉडी से, माइंड से रिलेटेड, ये सब चीजें गॉड ने बनाई हैं। ये ओकेशनलिज्म वालों का होता है। नेचर एंड न्यूटर का अगर हम बात कर लेते हैं, नेचर हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं एंड न्यूटर हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। अगर आपकी इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, आपकी नेचुरली प्रॉब्लम होगी, और न्यूटर में क्या होता है, आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका नेटिविज्म एंड एम्पिरिसिज्म। नेटिविज्म वाले क्या करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस मेंटल में हुए हैं, वो उसी टाइम होते हैं जब आपके व्हाट इज प्रेजेंट इन अ फिजिकली। वो कहते हैं आपकी नेचर पे, जिससे बात करते हैं नेचर पे, ये बिलीव करते हैं। और ये कहते हैं वो तमाम बिलीव जो आपकी मेंटली एक्सपीरियंस पास आउट कर रहा है, वो आपके फिजिकली पास होके गए हैं। मतलब आपकी बॉडी ने जो कुछ फेस किया है, आपके माइंड में वही सब एक्सपीरियंस स्टोर हो जाते हैं। एम्पिरिसिज्म वाले कहते हैं वो एक्सपीरियंस जो आपके बेस करते हैं आपके नॉलेज से, जो आपके
नॉलेज पे बेस करते हैं वो एक्सपीरियंसेस एम्पिरिसिज्म होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मैकेनिज्म एंड विजुअलिज्म। मैकेनिज्म वाले कहते हैं कि बिलीव दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स या ऑल ह्यूमन बीइंग्स या ऑल लिविंग्स कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ मैकेनिकल लॉ। अगर कोई भी चीज हमारे मैकेनिकल लॉ पे ओबे कर रही है, दैट इज द मैकेनिज्म। एंड विजुअलिज्म वाले कहते हैं कि नेवर बी कंप्लीट, जिंदगी ना तो कभी कंप्लीटली रिड्यूस हो सकती है और ना ही हम इसको दोबारा से जो है लाइफ को वापस ला सकते हैं। तो मटेरियल थिंग एंड मैकेनिकल लॉ ये दोनों को वो रिड्यूस करता है। वो कहता है लिविंग थिंग कंटेन अ विजुअल फोर्स, हमारी जिंदगी में एक ऐसी फोर्स होती है जो हमें एग्जिस्ट जो है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को एग्जिस्ट नहीं होने देती। ये फोर्स क्या करती है? ये फोर्स वो एक्चुअली बता रहा है हर इंसान के अंदर एक ऐसी फोर्स है, उस फोर्स को उसने सोल का नेम दिया है, आपकी स्पिरिट का नेम दिया है, या आपकी ब्रीथिंग ऑफ लाइफ का नेम दिया है कि वो ब्रीथिंग ऑफ लाइफ, आपकी स्पिरिट आपको जिंदा रखती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपके पास रैशनलिज्म एंड इरैशनलिज्म। रैशनलिज्म होता है आप किसी चीज को, वो ह्यूमन बिहेवियर जो एम्फसाइज करते हैं आपकी लॉजिकल थिंकिंग को। अगर आप किसी चीज की लॉजिक दे रहे हैं, दैट इज अ रैशनलिज्म। अगर आप किसी चीज की लॉजिक नहीं दे रहे तो वो इरैशनलिज्म होगा। ठीक है, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक आप रैशनलिज्म में जाते हैं, रैशनलिज्म में स्पेसिफिक टू जनरल आते हैं। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है यूनिवर्सलिज्म एंड रिलेटिविज्म। ये स्टूडेंट्स लास्ट का आपका कॉन्सेप्ट है, ऑलमोस्ट आपके लेक्चर के जो लास्ट पार्ट है उसका, वहां पे मैं आपको इसका डिस्कशन करती हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर ह्यूमंस रिलेट टू नॉन ह्यूमन एनिमल्स। क्या ह्यूमंस बीइंग्स रिलेट करते हैं नॉन ह्यूमन एनिमल्स पे? तो फर्स्टली इसमें जो क्वेश्चंस आए थे, आर वी रिलेट टू नॉन ह्यूमंस। फर्स्ट क्वेश्चन आया था क्या हम नॉन ह्यूमन से रिलेट करते हैं, अगर ऐसा है तो कैसे ह्यूमंस नॉन ह्यूमन से रिलेट करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे आया। और अगर करते हैं तो क्या डिफरेंस है वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, या क्वालिटेटिव ज्यादा करते हैं या क्वांटिटेटिव करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये सब क्वेश्चंस अराइज हुए और फिर इनका हमारे फिलोसफर्स ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर भी दिए हैं बिल्कुल। और एक ने हमें बताया तमाम चीजें फिश से बनी हैं, वो नॉन ह्यूमन जो है जो हमारी चीज से बना। एक ने कहा तमाम चीजें वाटर से मिलके बनी है। हर किसी ने अपना एक फिजिक्स दिया था। अगर आपको याद हो सेकंड चैप्टर में आपके पास डिफरेंट फिलोसफर्स आते हैं जो उनसे, तो उन्होंने सबका एक फिजिक्स था। किसी ने कहा वाटर से बना है, किसी ने कहा फायर से बना है, किसी ने कहा है कि हमारे पास जो है एक स्ट्रॉन्ग पावर है कोई, वो बना रही है। तो ये तमाम चीजें कुछ लोगों ने ह्यूमंस को नॉन ह्यूमंस के साथ रिलेट किया, कुछ ने एनिमल्स के साथ रिलेट किया। एनिमल्स मतलब के फिश जो उनका हम लोग जो उनसे हैं वो ओरिजिनेट फिश से हुए हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन ये आया था, इज द इवोल्यूशन, हमारी जो लाइफ की स्टार्टिंग है वो क्रिएशन से हुई थी या इवॉल्व हुए थे। अगर तो हम चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं तो वो कहते हैं इवोल्यूशन की थ्योरी उन्होंने दी थी। एवोल्यूशन में उसने कहा था कि आपने जो चीजें हैं आप अपने किसी एक एनिमल से उसने स्टार्टिंग ली कि आपने वहां से अडॉप्ट होते होते आप एक ह्यूमन बीइंग्स बने। तो उसने कहा कि ह्यूमन जो उनसे है ये एक यूनिक चीज है और जो बाकी सारे एनिमल्स हैं वो यूनिक नहीं है, तो इसलिए इन्हें ह्यूमंस का जो है दर्जा दे दिया है। क्रिएशनिज्म पे देखें तो डिफरेंट फिलोसफर ने हमें कहा कि हमें जो सा है इस पूरी वर्ल्ड को बनाने वाली कोई एक ताकत है या एक गॉड है जिसने इस दुनिया को क्रिएट किया है। ये क्वेश्चंस थे और ये इनके आंसर थे कि ह्यूमंस रिलेट करते हैं कैसे नॉन ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन नॉलेज। देखिए ह्यूमंस का नॉलेज कहाँ से इब्तिदा हुई, इनकी स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने कहा कि नॉलेज कहाँ से आया। सबसे पहले देखें हमारे पास डिफरेंट फिलोसफर्स ने डिफरेंट अब इसके भी आंसर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया कि हमारी जो नॉलेज है वो क्या सेंसरी एक्सपीरियंसेस से आती है और ये हमारे ब्रेन में कैसे रजिस्टर होती हैं, कैसे स्टोर होती हैं। तो स्टूडेंट्स देखें बिल्कुल इसका आंसर दिया हमारे अच्छे अच्छे फिलोसफर्स ने। उन्होंने कहा हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन, हमारे एक्सपीरियंसेस जो एम्पिरिसिज्म वाले हैं, जो रैशनलिज्म वाले हैं, उनमें से किसी ने हमें बताया कि हमारे सेंसेस एक्सपीरियंसेस होते हैं वो चीजों को डिटेक्ट करते
करते हैं और माइंड में उसे जाके रजिस्टर कर देते हैं। ये क्वेश्चन राइज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैसे एक्टिव ट्रांसफर हो जाती है इंफॉर्मेशन बिफोर नॉलेज इज अटेन। आपने पहले से नॉलेज को नहीं लिया और वो कैसे आपके नॉलेज इंफॉर्मेशन जो है आपके माइंड तक आ गई। दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्टिव प्रोसेस, एक होता है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, आपने चीजों को फर्स्ट टाइम लर्न करना होता है। एग्जैक्टली अगर आप साइकोलॉजी को फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हो तो आप वो नॉलेज कैसे अटेन कर रहे हो या कैसे आप अपने माइंड में ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज एक्टिव प्रोसेस। एंड अगर आप पैसिव की बात करें, आपने पहले से कोई चीज एसएसटी को पहले से लर्न किया हुआ है, एफएससी में, एफए में या आईसीएस में, तो आप साइकोलॉजी में भी आके जब उसे एसएसटी को दोबारा लर्न कर रहे हो, दैट इज अ पैसिव प्रोसेस। तो एक चीज जो आपने पहले से लर्न किया उसे दोबारा आपने रीन्यू कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, ये मेमोरी की भी एक टाइप है, रिट्रोएक्टिव एंड इसके टू टाइप्स आई थिंक सो। उसमें यही प्रोसेस है कि एक में आपने न्यू नॉलेज को अपने ओल्ड नॉलेज के साथ इंटरप्रेट करना होता है और एक में आपने जो सा है अपने पुराने नॉलेज में ही न्यू नॉलेज को ऐड करना होता है। तो ये हमारे पास आंसर बड़े इसके साइकोलॉजी ने सब क्वेश्चंस के आंसर भी हमें आहिस्ता आहिस्ता दे दिए। तो आप इसको बहुत अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने बताए हैं आपकी बुक में इंक्लूडेड हैं कि ये क्वेश्चंस उस टाइम अराइज हुए, परसिस्टेंट क्वेश्चंस पे आता है। तो ये क्वेश्चन आप इनकी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, एक पैराग्राफ आप बता सकते हैं इनके आंसर्स का, ठीक है। नॉलेज इनेट, अब कुछ ने कहा कि नॉलेज इनेट होता है, बिल्कुल। कुछ फिलोसफर ने हमें यह भी कहा कि बाय बर्थ हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। लाइक अगर आप देखें जो है डक का बेबी है वो लर्न करके आता है, जैसे ही वो आता है इस वर्ल्ड में तो वो खुद से चलना स्टार्ट कर देता है। तो कुछ एक्सपीरियंस जो हमारे बाय बर्थ आते हैं वो इनेट नॉलेजेस होते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द सेल्फ को लेके बहुत सी प्रॉब्लम। वट अकाउंट फॉर द यूनिटी एंड द कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस। वो कहते हैं क्या एक्सपीरियंस हमारे पास एक ही फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब इकट्ठे आ जाते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू आते हैं। दूसरा क्वेश्चन राइज हुआ, व्हाट इज द लेटर पर्सन हु इनिशिएट और इवेल्युएट अवर बिहेवियर। क्या बिहेवियर हमारे इनर्शियल ही स्टार्ट हो जाते हैं या हम उसे इवेल्युएट करते हैं। एक छोटा पर्सन है, उसके बारे में उसने कॉन्सेप्ट दिया। तो ये हमारी जो उनसे हैं, इनके सबके आंसर हमारे पास आए हैं। डिफरेंट से जो उनसे देखें, आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि हर पर्सन जो है अपने आप को परसीव कर रहा होता है, कैसे दूसरों को देख देख के। सिंपली वो अपने आप को नहीं परसीव करता, वो दूसरों को देख के अपने आप को उसके साथ जज कर रहा होता है, मैच कर रहा होता है और लेवल को अप कर रहा होता है। डे बाय डे भी हो रहा है, ईयर फ्रॉम ईयर भी हो रहा है, इवन कि आपके हर लम्हा जो है आप अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं बिकॉज टू द स्टेबल ऑफ द सोसाइटी। अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के एक्सपीरियंस के साथ देख के आप अपनी लाइफ को चेंज कर रहे होते हैं। ये आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ द सेल्फ। आपका अपने बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम एक्सप्रेशन में देखें, आई सेड टू माई सेल्फ, अगर हर पर्सन अपने बारे में सोचना शुरू करते, अपने बारे में लिखना शुरू करते या अपने बारे में बोलना शुरू करते, तो ट्रस्ट भी के वो पर्सन जो सा है लाइफ में चेंज लाएगा। अपनी जितनी भी नेगेटिविटी है वो आप अपनी ड्रॉ करेंगे और जो लोगों की पॉजिटिविटी देख के आप अपने अंदर चेंजिंग लाएंगे। तो हमें पता चला कि इन सब चीज़ों से अगर हम अपने आप को डेली अपने बारे में सोचना शुरू कर दें, अपनी प्रॉब्लम्स को जो सा है वो सॉल्व करना शुरू कर दें, तो हमारे पास डेली हमारे न्यू एक्सपीरियंसेस एस्टैब्लिश होते हैं। सो ये इतना सही इसमें कॉन्सेप्ट था। सो स्टूडेंट्स, टू कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सलिज्म का और रिलेटिविज्म का। यूनिवर्सलिज्म वाले बिलीव करते हैं यूनिवर्स में अगर हम ट्रूथ को देखें अबाउट द अवर सेल्फ एंड अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, हम अपनी वर्ल्ड के मुताबिक या अपने मुताबिक अगर इस दुनिया में ट्रूथ को देखें तो हमें डिस्कवर किया कि हर चीज़ जो है एक प्रॉपर मेथड में इंक्वायरी हुई, कि हर चीज़ एक प्रॉपर मेथड में हमारे पास आई। सो सिंपली उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी जो यूनिवर्स है इसको बनाने वाली कोई एक ताकत है, कोई एक गॉड है या वन पर्सन है या वन ऐसी जो सी है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जो इसको बना रही है। बिकॉज एक ऐसा हादसा नहीं हो सकता जो सा एकदम से हो और पूरी वर्ल्ड जो सी है क्रिएट हो जाए। तो यही उनका कॉन्सेप्ट था। अगर ऐसा है जैसा कि हमारे जो से आ जाते हैं फॉरेन पीपल्स, वो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रखते, तो वो उनसे क्वेश्चन है कि अगर वो
वाकई में ही ये एक हादसा है और अचानक से हादसा हुआ और तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगह पे एस्टैब्लिश हो गई और फिर ये दुनिया जो उनसे रन होना स्टार्ट हो गई। फिर एक बॉक्स लें और उसमें चंद लफ्ज़ डालें और उन्हें हिला के ज़रा निकालें, क्या वाकई में ये एक शेर बन जाएगा या एक स्टेटमेंट बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं बनेगी, वो एक रैंडमली ही वर्ड्स रहेंगे। अगर तो ऐसे हादसे हैं तो फिर ये एक छोटा सा हादसा भी होना चाहिए। ये एक अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सलिज्म के मुताबिक मुझे एक कॉन्सेप्ट मिला। नेक्स्ट जो सा है रेलिटिज्म का, रेलिटिज्म वाले कहते हैं तमाम पीपल्स, अगर आप इंडिविजुअल देख लें या ग्रुप की शक्ल में देख लें, दोनों पर्सपेक्टिव में आपने जो सा है ट्रुथ को जो है सर्च आउट करना है और इंडिपेंडेंटली वो कह रहे हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस जो सी होती है वो मस्ट बी वेन होती है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट थे। तो लास्ट वन जो से है, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि स्टूडेंट्स ने, एक बच्ची थी उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि उन्हें ये लेक्चर चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स को ज़रूरत हो किसी लेक्चर की तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको इस लेक्चर की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मैंने आपको जो है मेरे स्पेशली जो से अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, आप मुझे वहाँ पे इनबॉक्स कर दें। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आपने और भी कोई लेक्चर अटेंड करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो अल्लाह हाफिज़।